रात में 12 बजे तक इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हुए लड़कों को क्या पता कि उषा क्या होता है। रात में अपने बाबू सोना के सांसों की आवाज़ सुनकर सोने वाले लड़कों और लड़कियों को क्या पता कि उषा क्या होता है। देखिए, इस कविता में आपको पता चलेगा उषा, और इससे आपके मन में एक ललक उठेगी, और ये जो ललक उठेगी, अगर आप इस ललक को अपनी आदत बना लें तो आपका जीवन काफ़ी हद तक सुधर सकता है। तो सबसे पहले इस उषा के बारे में जानने से पहले हम लोग इसके जो लेखक है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद हम ये कविता जो है ये पढ़ेंगे। ये उषा किसी लड़की के बारे में नहीं है जिसका रील्स आप लोग देखते रहते हैं। ये उषा कुछ और है। चलिए पहले इसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ये स्टोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दें कि इसके जो राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने उषा का वर्णन किया है। उषा का वर्णन, उषा जो होता है, आपने डाउन एंड डस्क सुना होगा इंग्लिश में। सुबह होने से पहले 6 बजे से पहले जब सूर्य निकलने वाला होता है, आधा आधा सूर्य अब निकलेगा, तब निकलेगा सुबह सुबह में, करीब 5 बजे के करीब सुबह में, मॉर्निंग में। अब सूर्य की सिर्फ लालिमा दिखाई देती है, सूर्य नहीं दिखाई देता। उस स्थिति को कहते हैं उषा, ठीक है। और जब सूर्य डूबने वाला होता है, और जब सूर्य डूब चुका होता है, और जब सूर्य अब विलुप्त हो जाएगा और सूर्य की बस लालिमा दिखाई पड़ती है, उस वक्त, शाम के वक्त, उसको कहते हैं गोधूली, गोधूली का समय। और उषा मतलब सूर्य निकलने वाला है, निकला नहीं है, बस उसकी लालिमा दिख रही है, उसको कहते हैं उषा, उषा कहा जाता है। और उषा का वर्णन उस वक्त, उस समय का वर्णन, उस समय में जो एक जादुई जो आकर्षण है उसका वर्णन इन्होंने किया है। क्योंकि इनका कोई बाबू सोना नहीं था, ये रोज प्रतिदिन उस उषा को निहारते रहते थे, उस उषा को देखते रहते थे। ये 12 बजे रात तक बाबू की, अपने सोना के सांसों की आवाज़ सुनकर नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि इनकी शादी 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ, और 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मात्र 4 साल में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर परिवार विहीन अनिश्चित जीवन, और इनका जो जीवन था वो एकदम परिवार विहीन, कोई परिवार नहीं, एकदम अनिश्चित जीवन था। तो व्यक्ति क्या करेगा? उषा के प्रातः जो सुबह होता है उसी समय उठता है, और उस समय उसका लगाव, जिसका कोई नहीं है उसका सब हो जाता है, उसे हर चीज़ से लगाव हो जाता है। उसे पेड़ पौधों की खिलती हुई कलियों में सुंदरता दिखाई पड़ती है, उसे फूलों में सुंदरता दिखाई पड़ती है, उसे पक्षियों की चहचहाट में एक मधुर संगीत सुनाई देता है, उसे जानवरों के भौंकने में, रंभाने में, दहाड़ने में भी एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे उषा अच्छा लगता है, उसे सुबह अच्छा लगता है, उसे दोपहर, शाम, गोधूली, रात सब अच्छा लगता है। उसी का उषा जो समय है, मैंने क्या कहा कि अगर आप इस वक्त को, इस कविता में जो एक आकर्षण है, इसको आप अपनी आदत बना लें। रोज उस उषा को देखने का और उसे महसूस करने का अगर आप आदत बना लें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि वो समय बहुत ही अच्छा समय है उठने के लिए, एकदम वातावरण बहुत स्वच्छ रहता है, और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ दिमाग का वास होता है, ठीक है। इनका जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ था 13 जनवरी 1911 में, और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हो गई थी। इनके बारे में आपने देखा 1978 में इन्होंने रूस की भी यात्रा की, और इनको आगे पढ़ते हैं। 1932 या 1933 में इन्होंने लिखना शुरू किया। मुझे लगता है कि 1933 में ही लिखना शुरू किया होगा, जब पत्नी की मृत्यु हो गई होगी तब। तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं और किताबें उन्होंने लिखी हैं। और ये जो कवि हैं ये अज्ञेय, नागार्जुन के समकालीन के कवि हैं। मतलब जब अज्ञेय कवि थे और जब नागार्जुन कवि थे, उन्हीं के समय के ये कवि हैं, उन्हीं के समय में ये कवि थे। और ये कवि भी थे और शायर भी थे, ये दोनों थे, शायरी भी लिखते थे और कवि भी थे। इनके बारे में कुछ और बातें, इन्होंने हर विषय पर लिखी हैं। स्थानीय और सार्वभौम, जो स्थानीय बातें हैं
और जो सार्वभौम है, मतलब जो सर्वथया हर समय के लिए, हर जगह के लिए, पूरी दुनिया के लिए सच है, सच बात है, उस विषय पर भी उन्होंने लिखा है। क्षणिक और सनातन, ये कुछ समय की जो बातें होती है, जो क्षणिक बातें होती है, उनके विषय में भी, और जो चीज़ें हर हमेशा के लिए प्राचीन समय से लेकर के और भविष्य तक जो चीज़ें रहेंगी, उन चीज़ों के लिए भी इन्होंने लिखी हैं। जटिल और सरल, इन्होंने जटिल चीज़ों पर भी प्रकाश डाला है और सरल चीज़ों की भी व्याख्या की है। ठोस और वायवीय, इन्होंने ठोस चीज़ों के बारे में भी लिखी हैं और इन्होंने वायवीय चीज़ों के बारे में भी लिखी है। मूर्त और अमूर्त, जो चीज़ें मूर्त रूप में उपलब्ध हैं, मतलब मूर्त जो दिखाई पड़ती है, जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, उनके बारे में भी इन्होंने लिखी हैं। इंद्रिय और आध्यात्मिक, शरीर के इंद्रियों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी लिखी हैं, और आध्यात्मिक जो चीज़ें आध्यात्मिक है उनके बारे में भी इन्होंने लिखी हैं। तमाम तरह के विरोध और जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ के बारे में इन्होंने अच्छे से लिखी है। वे कवियों के कवि कहे जाते हैं, इनको कवियों का कवि कहा जाता है। और जब ये पद्य आप स्टार्ट किए होंगे, स्टार्टिंग में ही इनकी कुछ लाइनें लिखी गई हैं, वो मैं आपको पढ़ा दिखाता हूँ। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी का बुक है, और ये बुक में जब आप पद्य वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, कविता वाला, तो इसके स्टार्टिंग में ही इनकी ये लाइन लिखी है, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। इन्होंने लिखा है, बात बोलेगी हम नहीं, जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते थे कि मैं जवाब नहीं देता गेंदबाजों को, मेरा बल्ला जवाब देता है, उसी तरह ये कहते हैं कि बात बोलेगी, हम थोड़ी ना बोलेंगे, हम जो बात लिखेंगे वो बात बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। भेद खोलेगी बात ही, और जो भी भेद है वो बात ही जो है वो हर भेद खोलेगी। तो ये शमशेर बहादुर सिंह की ये शायरी समझ लीजिए, शायरी है, कितनी अच्छी शायरी है, 4 लाइन की। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। जिस शैली में और जिस अंदाज में इन्होंने उषा का वर्णन किया है, तो मुझे लगता है कि ये कविता जो बच्चे पढ़ेंगे वो ज़रूर एक न एक बार उस उषा को देखने का उन्हें मन ज़रूर होगा। और जो एक बार उस समय को, एक बार जो उस परिस्थिति को, और वो जो जादू होता है उषा का, वो एक बार अगर देख लें तो वो ज़रूर मोहित होंगे और प्रतिदिन वो उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रात नभ था, जो प्रात भी बोला जाता है उषा को, जो उस समय, जो प्रात के समय जो नभ था, जो आसमान था, वो बहुत नीला था, क्योंकि आसमान पूरा साफ होता है, और साफ होता है तो नीला होता है। तो प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे। जैसे शंख का इन्होंने वर्णन क्यों किया है? क्योंकि शंख जो होता है वो एकदम चिकना होता है, एकदम चमकीला होता है। तो जैसे चमकीला शंख चमकता रहता है, वैसे ही भोर का जो नभ था, भोर का जो आसमान था, वो ऐसे ही नीले शंख की तरह चमक रहा था। राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। जैसे आपके घर में अब तो गैस सिलेंडर आ गया है, तो वो दृश्य देखने को नहीं मिलता होगा आप लोगों को, लेकिन देखेंगे जब आंगन को ही नीपा जाता है, तो आंगन में तो वो जादू नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब खाना बनता होगा, अगर आप लोगों के आस पड़ोस में कोई झोपड़ी वाला कोई घर हो, और अगर वो चूल्हे पे खाना बनाता हो, तो उसका जो चूल्हे के अगल बगल का जो हिस्सा होता है, उसे जब लीपा जाता है मिट्टी से या गोबर से या राख से, तो वो इतना सुंदर और इतना चिकना लगता है, और वो जो गीला पड़ा रहता है उसको देखने का मन करता है, ऐसे छू के देखें कैसा लग रहा है वो। तो राख से लिपा हुआ चौका जैसा दिखाई पड़ता है, जितना मनमोहक दिखाई पड़ता है, वैसे ही लग रहा है कि आसमान को किसी ने उस नीले रंग से ऐसे लीप दिया है, किसी महिला ने। बहुत काली सील, जो सिलवट होता है, सिलौट हम लोग बोलते हैं, जिस पर मसाला पीसा जाता है, तो वो जो काला सा, एकदम काला जो सिलावट है, जो सील है, वो जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। केसर, जो केसर आप लोग दाने दाने में है केसर का दम, वो मत खाइएगा। केसर अगर आप लोगों को कभी मिले, बहुत महंगा आता है, तो वो बहुत, उसमें से जो रंग निकलता है, वो थोड़ा सा केसर बहुत सारे चीज़ों को एकदम लाल कर सकता है, एकदम बहुत ज़्यादा लाल। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काला सा केसर, आसमान का जो असली कलर है वो क्या है? आसमान का असली कलर काला है, ठीक है, हमें दूर से नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के
अपवर्तन के कारण आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रकाश टकराती है तो नीला रंग जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, जिसकी वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई काले सिलावट को, सील को लाल केसर से ऐसा धुल गया हो, जैसे पूरा लालम लाल दिख रहा है, क्योंकि सूर्य अब निकलने वाला है, निकल रहा है। अभी तक देखिए आसमान कैसा था, नीला था। अब धीरे धीरे जो है वो आसमान कैसा होता जा रहा है, वो एकदम लाल होता जा रहा है, जैसे किसी काले से सिलावट को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, तो एकदम ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे सूर्य निकल रहा है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर या किसी स्लेट पर लाल चौक, चौक जो होता है बच्चे जो लिखते हैं, लाल चौक किसी ने ऐसे पूरे सिलावट, पूरे स्लेट पर ऐसे मल दी हो, ऐसा लग रहा है। और उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो जो आसमान है वो इस तरीके से झिलमिला रहा है, जो प्रकृति की सौंदर्यता है वो इस तरीके से मनमोहक हो रही है, उसकी तरफ, उस आसमान की तरफ, उस दृश्य की तरफ इस तरीके से नज़र खींचा चला जा रहा है, जिस तरह किस तरफ नज़र खींचा चला जाता है, जैसे नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जैसे किसी नीले जल में कोई सुंदर गोरी सी लड़की, जैसे कोई गोरी सी महिला, एकदम सुंदर महिला जैसे नहा रही हो, उसका जैसे बदन एकदम चमचमाता रहता है, झलकता रहता है, तो उस तरफ जैसे नज़र खींची चली जाती है, वैसे ही उस दृश्य की तरफ, उस नज़ारे की तरफ, उस नीले आसमान की तरफ, उस लाल आसमान की तरफ नज़र एकाएक जाके ठहर जाता है, उस आकर्षण में खो जाता है और जादू टूटता है इस उषा का। अब धीरे धीरे इस उषा का जादू जो है वो टूट रहा है, वो जो आकर्षण है वो खत्म हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है और अब सूरज निकल रहा है, और सूरज निकलने के बाद हम लोग जागते हैं, और ये जो जादू है, इस जादू से हम लोग वंचित रह जाते हैं, खो जाते हैं। ये जादू हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ये जो जादू है, उषा का जादू, ये जादू रोज़ आप देखें। आपके शरीर के लिए भी सुखद है और प्रकृति से मतलब आप बहुत ही खुश रहिएगा, पूरा दिन आपका एकदम बन जाएगा। ठीक है, तो जादू टूटने से पहले उठिए और थोड़ा घर से निकलिए और जा कर के जहाँ से इस उषा का दर्शन हो रहा है, इस नज़ारे का लाभ उठा सकते हैं, उठाइए। ठीक है, एक ही लेखक ने उस समय का वर्णन नहीं किया है। उस समय में जादू ही ऐसा है जो कई लेखकों ने अपने अपने शब्दों में उसका वर्णन किया है। और यहाँ पर इसी चैप्टर में आगे आपके पास 2 और कविताएं लिखी गई है, जिसका अर्थ भी मैं आपको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। जो पहली कविता है, बीती विभावरी। विभावरी का मतलब होता है रात, तारों वाली रात, जो तारों से जगमगाती रात होती है उसे विभावरी कहते हैं। तो बीत गई विभावरी, रात बीत गई, जागरी। एक सहेली अपने सहेली को उठा रही है कि रे जागो जागो, देखो रात बीत गई है और ये जो उषा का वक्त है, ये अब दिन निकलने वाला है, सूरज निकलने वाला है। उस उषा के वक्त में अपने सहेली को किस तरीके से एक सहेली जगा रही है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जो ये जयशंकर प्रसाद की कविता है और अशोक वाजपेयी की भी एक कविता है सुबह, जो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम दोनों पढ़ेंगे और उसको समझते हैं। तो वो अपने सहेली को कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, की रात बीत गई जागोरी, रे सहेली उठो जागो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। देखिए, अंबर को यहाँ पर उन्होंने पनघट कहा है। पनघट मतलब पानी वाला जो घाट होता है, जहाँ पर सखी सहेलियाँ महिलाएं पानी भरने के लिए जाती थी उस वक्त। अब तो सबके घर में वो मोटर सिस्टम है, सीधा ऐसे स्विच ऑन करो और पानी आने लगता है, नल है, हमारे पास कुआं है। लेकिन उस वक्त लोग पनघट पे, पानी के घाट पे पानी भरने के लिए जाते थे। तो वो यहाँ पर कवि जो हैं वो अंबर को, वो उस आसमान को पानी का घाट बता रहे हैं और तारों को घड़ा बता रहे हैं कि वो जो तारा रूपी जो घड़ा है, जो घट है, घड़ा मटका जिसमें पानी भरते हैं, घड़े में, वो तारा रूपी घड़े को उस आसमान रूपी पनघट में ये जो उषा है,
यहाँ पर उषा मतलब वो प्रातः का वक्त जो है, सूरज निकलने से ठीक पहले का समय जो उषा है। यहाँ पर इन्होंने उषा को एक लड़की के रूप में बोला है कि उषा जो है वो एक नागरी है, मतलब एक महिला है, एक इंसान है। और ये जो उषा जो लड़की है वो ऐसा लग रहा है कि वो उषा नाम की लड़की, ये जो उषा का वक्त है, ये उषा जो है वो तारा रूपी घड़े को आसमान रूपी पानी में डुबो रही है, आसमान रूपी पनघट में डुबो रही है। और इस वक्त को देखो कितना सुंदर वक्त लग रहा है, ठीक है, क्योंकि तारे सब जो हैं वो आसमान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अब तारे जो हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो आसमान में तारे कहाँ विलुप्त हो रहे हैं, वो उस आसमान रूपी पनघट में तारे रूपी जो घड़े हैं वो डूब रहे हैं। और उसको डुबाने वाला कौन है, वो उषा का वक्त है, वो उषा नाम की लड़की यहाँ पर ये विशेषण में यूज़ किया गया है। उसके बाद उस वक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ अब क्या सब हो रहा है उस वक्त में, वो देखिए। खग, खग मतलब पक्षी, खग जो है पक्षी जो हैं, चिड़िया सब जो है वो कुल 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 सा बोल रहा, वो एकदम कुल 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 अजीबो गरीब अजब अलग अलग अंदाज में, अलग अलग आवाज़ में बोल रही है। सुबह सुबह उठ करके कभी चिड़िया का आवाज़ सुनिएगा, कितना मधुर, कितना मनमोहक लगता रहता है। किसलय का अंचल डोल रहा, जो किसलय है, किसलय का मतलब होता है जो कोमल पत्ता, नया नया जो पल्लव निकलता है, जो नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं, वो सारे के सारे जो किसलय हैं, जो कोमल पत्ते हैं, वो डोल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, ये जो लतिका है, ये जो नया लत्ती है, जो लताएं हैं, जो जिसमें फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, ये जो लताएं हैं, ये लताएं भी भर लाई हैं। क्या भर लाई हैं, मधु मुकुल नवल रस गागरी, नवल मतलब नया, रस का मतलब पता ही है रस, और मुकुल, मुकुल का मतलब होता है कली, जो छोटी छोटी कली, कली के बाद फूल, फूल के बाद फल। तो ये जो मधु मतलब मीठा, मधुर, ये जो लताएं हैं इसमें भी एकदम मीठे मीठे, मुकुल मतलब कलियां खिल गई हैं, नया नया रस जो है इनकी गगरी में, इनके गगरी में मतलब इनके गगरी मतलब इनके घरा भी होता है गगरी का मतलब, तो इनके घरे में वो जो मुकुल रूपी जो घरा है, गगरी है, उसमें गागरी में भर चुका है रस, नया नया रस भर चुका है। तुम देखो ये सब क्या हो रहा है। अब वो अपने सहेली को कह रही है कि अधरों में राग अमंद पिए, ये जो तुम्हारे अधर हैं, ये जो तुम्हारे होठ हैं, अधर मतलब नीचे वाले होठ को कहा जाता है, वैसे बॉडी शरीर के निचले हिस्से को भी अधर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अधर मतलब निचला होठ या होठ समझ लीजिए, दोनों होठ। अधरों में राग अमंद पिए, तुम्हारे ये जो अधर हैं उसमें जो राग, राग मतलब प्यार, प्रेम, और अमंद मतलब ढेर सारा, तुम्हारे इन होठों में जो ढेर सारा ये जो तुम प्यार जो पी करके सोई हुई हो, तुम्हारे होठों से छलक रहा है तुम्हारा प्यार, तुम्हारे प्यार का रस छलक रहा है तुम्हारे होठों से। उस कली की तरह, जिस तरह उस कली में रस छुपा हुआ, उस फूल में रस छुपा हुआ है, वैसे ही लग रहा है कि तुम्हारे होठों में रस छुपा हुआ है। तो वो फूल तो उठ चुका है, लेकिन तुम क्यों सोई हुई हो। अलकों में मलजय बंद किए, अलक, अलक का मतलब होता है जो मस्तिष्क, जो शरीर मतलब जो माथा होता है, मस्तिष्क के सर के अगल बगल में जो लड़कियों का देखते होंगे आप, जो घुंघराले छोटे छोटे बाल जो गिरे रहते हैं, कितना सुंदर लगता रहता है। तो उसी छोटे छोटे बाल को जो लट जिसको बोला जाता है, तो सर के अगल बगल में जो छोटे छोटे बाल जो ऐसे मुरे मुरे रहते हैं, उसको अलक बोला जाता है। तो अलकों में जो तुमने ये जो मलजय, मलजय का मतलब होता है सुगंध, चंदन जैसा, जैसे चंदन के पेड़ से सुगंध निकलता है, चंदन की लकड़ी से, वैसा सुगंध जो तुम्हारे बालों से निकल रहा है, जैसे फूलों में सुगंध छुपा रहता है। तो फूल तो निकल चुके हैं, तो तुमने अपने बालों में जो ये सुगंध छुपा के रखा है, जो तुम्हारे बाल महक रहे हैं, और ये तुम बंद करके सोई हुई हो। तू अब तक सोई है आले, आले, आले का मतलब होता है नम, एकदम दुखी होकर के या गीली आंखों से वो दुखी है लड़की। तो बोलती है तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तुम्हारे होठों से रस टपक रहा है, तुम्हारे बालों से सुगंध निकल रहा है, तो तू अब तक क्यों ऐसे नम होकर के सोई हुई है। आंखों में भरे विहागरी, विहाग का मतलब होता है बादल, मेघ, तो तुम्हारे आंखों में ये जो बादल भरे हुए हैं, ये जो नम आंखों से तू सोई हुई है, तो क्यों सोई हुई है। सब जाग चुके हैं, सब उठ चुके हैं,
देखो ये सुंदर सा मौसम, देखो ये सुंदर सा वक्त, देखो ये उषा का जो वक्त है, ये देखो ये तुम्हारे जैसे कलियों के खिलने का ही वक्त है। तो तुम अभी मुरझाओ मत, तुम ऐसे नम मत हो, तुम्हारे आंखों में ये विहाग शोभा नहीं दे रहा। अब तुम उठो, जागो और इस वक्त को देखो, क्योंकि ये वक्त, इस वक्त में तुम्हारी जैसी कलियां ही खिल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी जो सुबह लिखा हुआ है इसको भी पढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी के द्वारा ये लिखा गया है सुबह, वही उषा के वक्त के लिए ही लिखा गया है। आप समझ सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वक्त में उठिए 5 बजे के करीब, और सूर्योदय जब तक सूर्य निकल नहीं जाता तब तक उसको देखिए, कैसा लगता है वो सुबह, सुबह महसूस कीजिए उस वक्त को। तो ये कहते हैं अशोक वाजपेयी जी कि सुबह थी, मतलब सुबह थी, सुबह का समय था, उजाले, हल्की सुगबुगाहट और जागरण के साथ। कैसी सुबह थी? उजाला था, हल्की सी सुगबुगाहट थी चिड़ियों की, फूल पत्तियों की, और जागरण के साथ। अब लोग जाग रहे हैं, पर सबके लिए नहीं, ये सुबह सबके लिए नहीं थी। घूमने वाले अधेरों, जो अधेर व्यक्ति हो जाते हैं, जो उम्र दराज हो जाते हैं, जो एक्सरसाइज करने के लिए, जिन्हें डॉक्टर बोलता है कि आपको घूमना ही पड़ेगा सुबह सुबह, नहीं तो आप जल्दी मर जाएंगे, तो मरने के खौफ से जो अधेर व्यक्ति होते हैं, वे घूमने वाले अधेरों, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए थी, जो मार के डर से स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, उन बच्चों के लिए ये सुबह थी। चिड़ियों के लिए, तोतों के लिए थी, और शायद दूर तक फैली हुई हरियाली के लिए, जो दूर तक हरियाली फैली हुई है उसके लिए सुबह थी। वनस्पतियों के लिए, और वृक्षों को भी शायद पता था कि सुबह हो गई है। वनस्पतियों को भी पता था, वृक्षों को भी पता था, पर मेज को, गिलासों को, तश्तरियों को, कागजों के पुलिंदों और गरम मसालों को कहाँ पता था कि सुबह है? उन्हें कभी पता नहीं चलता। अचार को कोई नहीं बताता कि सुबह हो गई है, उसे कुछ करना चाहिए, जैसे कि कुछ देर तेल नमक से बाहर आकर घूम आना चाहिए। मिट्टी के गहरे अंधेरे में डूबे जड़ें नहीं जान पाती कि ऊपर बाहर धूप खिल रही है। सुबह सबकी सुबह नहीं है, कुछ के लिए कभी सुबह नहीं है, कुछ के लिए कोई सुबह नहीं है। समय भी सबके लिए नहीं है, कुछ समय के घेरे से ऐसे बाहर पड़े रहते हैं जैसे कि हो ही ना, या कि समय ही ना हो। यहाँ पर जो अचार बोला गया है, ये हम ही लोगों को बोला गया है, जो तेल नमक के चक्कर में पड़े रहते हैं और कभी बाहर नहीं घूम पाते। और यहाँ पर जो जर जो बोला गया है वो हम लोग ही हैं, जर मूर्ख लोग, जो जिन्हें पता नहीं कि बाहर धूप खिली है और हम लोग 10 बजे 11 बजे दिन तक सोए रहते हैं। तो ये सब के लिए सुबह नहीं होती, ये जो सुंदर वक्त होता है ये सब के लिए नहीं होती, बस कुछ लोगों के लिए सुबह का वक्त होता है। तो ज़रूर उठिए और इस सुबह के वक्त का आनंद लीजिए। तो हमारे चैनल को अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, और क्लास 12th का बहुत सारा वीडियो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। क्लास 6 से 12 तक का इंग्लिश का वीडियो बना हुआ है, जाकर के देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।